So guys, what's up and welcome back to the channel. And here is a very important video for all the students who are appearing in September 26 और लॉ के पेपर में हमारे मार्क्स सर नहीं आ रहे हैं। हमने फाउंडेशन में देखा, हमने अभी अटेम्प्ट दे के देख लिया, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या गलती है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉ के पेपर में हमारे मार्क्स आंसर लिखने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारी आरटीआई कॉपीज चेक करी, सो आई गॉट टू नो कि बहुत सारी कॉमन मतलब सब बच्चों की कॉपीज में जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे लगी ना, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्लस सिर्फ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली द मिस्टेक्स व्हाट यू हैव डन, बट मैं साथ में बताऊंगा कि आप उसको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट ये जो छोटी सी वीडियो होगी ना, ये आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो फटाफट से वीडियो को पहले कर दो लाइक, और चैनल पे अगर नए नए आए हो तो फटाफट से कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इंटर के लिए सितंबर 26 के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है वो आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है सर, चलो सो लेट्स डिस्कस कि सर पहले ये बताओ गड़बड़ क्या हो रही है। मतलब हम लोग आंसर लिख रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे, और क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, उसके क्या रीजन है। तो मैं आपको बताता हूं तीन सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मेरे को दिखी, बहुत सारी कॉपीज में मुझे दिखी। वो सबसे पहली मिस्टेक मुझे ऐसी दिखी कि आपका जो आंसर है ना, वो लॉ के आंसर की तरह लग ही नहीं रहा। मतलब यू गाइज आर राइटिंग द आंसर्स लाइक इन द प्लेन इंग्लिश। आप कुछ उसमें जैसे कुछ वो ऐसा लगना चाहिए दैट इट शुड बी अ लाइक लॉ वाला आंसर। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हो, यू हैव टू, आप एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिख रहे हो, यू हैव टू राइट इट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसमें दिखना चाहिए। अब आप उसमें लिख दे रहे हो पावर टू वोट 20% और मोर। तो ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब वो है, बट यू हैव टू राइट इट इन अ लीगल लैंग्वेज। वो थोड़ा सा लीगल मतलब लगना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल बुकिश लिखो। सर डू यू वांट टू से लाइक दैट कि बिल्कुल हम ऐसा क्रैम करें और फिर उसको लिखें? नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है और वो करना भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिथ है ना कि आपके पूरा ऐसा बिल्कुल ऐसा बुक वाली लैंग्वेज लिखूंगा, बेयर एक्ट लिखूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, बट सब्जेक्ट टू द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आप लिखो अपनी लैंग्वेज में, बट वो थोड़ा सा लॉ के आंसर की तरह तो लगे। आप बिल्कुल प्लेन इंग्लिश लिख देते हो। आपको अगर मान लो कोई लॉ का आंसर, तो कहीं पर सब्जेक्ट टू आ रहा है, कहीं पर विदाउट प्रिजुडाइस आ रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग वाला क्लॉज है, वो सब है ही नहीं आंसर्स में। तो वो सब ना होने की वजह से ना योर आंसर इज लुकिंग लाइक, बस आपको ठीक है कॉन्सेप्ट पता है, बट आपने जो आंसर फ्रेम करा ना, इट इज वेरी बेसिक आंसर, और वहां पर आईसीआई को स्कोप मिल जाता है मार्क्स काटने का। तो डोंट डू दैट मिस्टेक एवर अगेन। अभी जब आपका सितंबर 26 में एग्जाम होगा, या उसके बाद भी जब भी आप लॉ का कभी भी एग्जाम लिख रहे हो, इनफैक्ट आप कहीं पर भी लॉ लिख रहे हो, इट शुड लुक लाइक अ लैंग्वेज ऑफ लॉ। ठीक है, थोड़ा लॉ की लैंग्वेज लगनी चाहिए, अपने तरीके से लिखो, बट थोड़ा सा अच्छे से लिखो उसको। ठीक है, फर्स्ट थिंग व्हाट आई नोटिस्ड इन द आंसर शीट सो मेनी व्हाट आई चेक, तो मैंने उसमें से एक ये चीज तो पकड़ी है। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग ना बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट लिख रहे हो। कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन में पता नहीं कहीं से सीखा या क्या किया या क्या नहीं, सेल्फ उनको कहीं से लगा ऐसा, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। फैक्ट्स ऑफ द केस का कॉलम बनाते हैं एक, और पूरा एज इट इज हर क्वेश्चन के फैक्ट चिपकाए हुए हैं। मतलब एक आंसर शीट तो मैंने ऐसे देखी, उस बच्चे ने क्या कर रखा है, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती उसने फैक्ट्स लिख रखे हैं, और फैक्ट्स में क्या लिखा, एज इट इज क्वेश्चन उतार के लिख दिया। दिस मेक्स नो सेंस, आपको ये नहीं करना है। वाई यू आर राइटिंग लाइक दिस? सर हमको मेन तो वही वाला फॉर्मेट फॉलो करना होता है ना, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द प्रोविजन, देन वी हैव टू राइट द फैक्ट्स, देन एनालिसिस, एंड देन उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर फैक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके फैक्ट्स नहीं भी रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ऐसा भी होगा। अब फैक्ट्स और एनालिसिस को आप ब्लेंड करके लिख दोगे, तो वैसा करके आंसर को लिखो। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पर फैक्ट्स लिखने हैं, कहां पर नहीं लिखने हैं? उसके लिए यू मस्ट बी वेरी मच गुड इन द राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, राइटिंग आपको आनी चाहिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस हम कहां से करें? तो भाई मैं बोल बोल के थक गया, चैनल पे ना जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में देयर इज अ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक राइटिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, 15 के 15 चैप्टर्स की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट डाली हुई है। आप उस पे जाओगे, आपको जाकर वहां पर ना राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको दिखेगी। मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट वेट। यस, ये देखो, ये राइटिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट दिख रही है आपको। दिस इज द राइटिंग प्रैक्टिस प्लेलिस्ट। आप इसे ओपन करो, सारे के सारे 15 के 15 चैप्टर्स की जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, वो इसके अंदर हुए हुए हैं। 15 वीडियोस आर देयर, एवरी चैप्टर राइटिंग प्रैक्टिस वी हैव कवर्ड, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने कवर कराए हैं। वो आप करो यहां से। आपका जब ये वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ना, बहुत अच्छे से मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं है क्या लिखना है, अननेसेसरी जो प्रोविजन पूछा भी नहीं है आप वो लिख रहे हो। आपको लगता है कि अगर उसने सब्सिडरी कंपनी पूछा, मैं पूरी डेफिनेशन लिख दूंगा सब्सिडरी कंपनी की, नहीं लिखने की जरूरत है। यू नीड नॉट टू राइट
दैट, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ये सुपर 129 वाली जो प्लेलिस्ट है इसको रेफर करो। इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर आई हैव सिलेक्टेड द मेजर 129 क्वेश्चंस ऑफ द इंटर लॉ, और उसमें बहुत सारे क्लास क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से है, आंसर कैसे फ्रेम्ड है। फिर राइटिंग प्रैक्टिस पे जाओ, ये देखो मैं कैसे आंसर को लिख सकता हूं, तो उससे थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी। आप जो अननेसेसरी कंटेंट लिख रहे हो ना वो मत लिखो, ठीक है। यू आर डूइंग दैट ब्लंडर मिस्टेक, जो प्रोविजन की जरूरत भी नहीं है। ऊपर हम हेडिंग डालते हैं रेलेवेंट प्रोविजन और नीचे वो इररेलेवेंट प्रोविजन बन जाता है, क्योंकि हम वो सब लिख देते हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आपको ये गलती दूसरी नहीं करनी है। टू द पॉइंट लिखो, ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी के पीछे जाओ, ऐसा क्वांटिटी के पीछे मत भागो कि मैं 1.5 पेज लिखूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तीसरी चीज, तुम लोगों के दिमाग में जो फोबिया बैठा हुआ है कि सेक्शन नंबर और रूल नंबर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भैया मिलते हैं। वो सेक्शन नंबर और रूल नंबर आपने नहीं लिखा तो आपके पूरे 5 मार्क्स नहीं कट जाएंगे, ठीक है। अगर कटा भी तो 1 आध मार्क कटेगा, बट आप उसके चक्कर में क्या करते हो, जो आपको याद आ रहा है आप गलत लिख देते हो, बिकॉज आपको फोबिया बैठा हुआ है इतना। वो आपको लगता है मैं ये नहीं लिखूंगा पूरे 5 जाएंगे, मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, और आप इंटेंशनली अपना आंसर गलत करवा रहे हो। तो ये मत करो। इफ यू आर नॉट श्योर, मैंने क्या लिखा, प्लीज डोंट कोट दैट इफ यू आर नॉट श्योर। अगर आप श्योर नहीं हो ना, तो मैं बोल रहा हूं 1% भी डाउट है मत लिखो उसको। प्लीज डोंट राइट दैट सेक्शन नंबर और रूल नंबर, राइट डाउन दैट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सो एंड सो, आगे फिर प्रोविजन अपना लिखना शुरू करो, ठीक है। किसी बच्चे की मैंने एक शीट देखी, उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर द इंटरप्रिटेशन एक्ट, मतलब हमको यही नहीं पता कि ये इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स है क्या है, उसमें लिख रहे हैं हर, अब इतना भी नहीं बनाना ना कि हर जगह ये लिखे जा रहे हैं एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन एक्ट। कहां से आ गया वो इंटरप्रिटेशन एक्ट? तो ये फोबिया के चक्कर में ये सब कुछ मत करो। यू नो दैट करेक्ट सेक्शन नंबर रूल नंबर, कोट इट। अगर डर लग रहा है कि डाउट है, नहीं है, छोड़ दो, मत लिखो, दैट इज द बेटर थिंग, वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। और अननेसेसरी किसी भी चीज को अंडरलाइन मत करो। तुम लोग की शीट्स मैंने देखी, भाई तुम क्या कर रहे हो, बस सजाने के चक्कर में कुछ भी अंडरलाइन कर देते हो, और कुछ भी अंडरलाइन करने के चक्कर में इररेलेवेंट कंटेंट, इररेलेवेंट स्टफ को तुम अंडरलाइन किए जा रहे हो जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। यू हैव टू अंडरलाइन द क्रक्स ऑफ दैट आंसर, मतलब उस क्वेश्चन का आधार क्या है, वो क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा गया, आंसर क्या है, वो जो जिस्ट है ना वो अंडरलाइन करना है आपको। कहीं पे नंबर ऑफ डेज है, कोई लिमिट्स है, ऐसी चीजों को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। अननेसेसरी किसी भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना होता। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब मुझे मिस्टेक्स दिखी बहुत ही शीट्स में। ये 3 मिस्टेक तो सबसे बड़ी थी जो मेरे को लगी। मैं प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ द राइटिंग आंसर्स इन लॉ, प्लीज मैं तुमको अर्ज कर रहा हूं, एक बार वो प्लेलिस्ट जाओ और करो उसे। राइटिंग प्रैक्टिस से एक बार क्वेश्चंस करके देखो, तुमको समझ में आएगा दैट हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर। आई हैव वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन दैट प्लेलिस्ट। पूरे चैप्टर्स में हर क्वेश्चन में बताता हुआ चल रहा हूं मैं कि कब कैसे कहां क्या लिखना है, क्या अंडरलाइन करना है, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट देयर। तो एक बार उसे करो ताकि ये मिस्टेक्स तुमको दोबारा नहीं करनी है, राइट। तो सितंबर 26 में अब जब पेपर देने बैठोगे, इन बातों का ध्यान रखना, ये आपको नहीं करना है। और शॉर्ट में जरूर कमेंट में लिख के जाना कि आपको क्या 3 चीजें समझ में आई, क्या चीजें आपको नहीं करनी है। प्लस अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और लगता है कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट में लिख देना, मैं उस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। एंड आई वांट यू टू क्लियर इन सितंबर 26, सो डू मैनिफेस्ट दैट आई एम गोइंग टू क्लियर सितंबर 26। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।